नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम जो टॉपिक हमने लिए हैं वो पर्यावरण अध्ययन से हैं, जो सीटेट और स्टेटेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसमें पिछले वीडियो में हमने भोजन के बारे में डिस्कस किया था। भोजन क्या है, भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्वास्थ्य से रहेगा। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ। और जो भी चैनल पे न्यू आए हैं, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सीटेट या स्टेटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यानी स्वास्थ्य। बीमारियाँ क्या होती हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता है तब वह बीमार माना जाता है। और बीमारियां जो है वो कई तरह से फैलती हैं, कभी खराब भोजन खाने से, कभी गंदा पानी पीने से, कभी गंदगी की वजह से, कभी भोजन के अभाव से, तो कभी जीव जंतुओं के काटने से। इस तरह से जो है बीमारियां फैलती हैं। बीमारियां जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात कौन सी होती हैं? वे बीमारियां होती हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से होती हैं, यानी जब व्यक्ति इस दुनिया में आता है, जब बच्चा जन्म लेता है, वो तब से ही उनके अंदर ये बीमारी होती है। जैसे हीमोफीलिया क्या है? रक्त का थक्का नहीं जमना। इस तरह की बीमारी होती है जो जन्मजात हो सकती है। वर्णांधता यानी लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाना, जो कलर होते हैं उनमें भेद नहीं कर पाना, ये भी जन्मजात बीमारी मानी जाती है। उपार्जित बीमारियां क्या होती हैं? जो हमें वातावरण से मिलती हैं, जैसे रतौंधी, पेचिश, छोटी माता, काली खांसी और भी बीमारियां हैं जो हमें वातावरण में आके मिलती हैं। या तो वो खराब भोजन के कारण हुई होंगी, या गंदे पानी की वजह से, गंदगी की वजह से, या कुछ जीव जंतुओं से जो फैलती हैं, उसे उपार्जित बीमारियां कहते हैं। उपार्जित बीमारियों को भी पुनः दो प्रकार की होती हैं, जैसे संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग क्या होते हैं? वे रोग होते हैं जो एक मनुष्य में जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवकों यानी फफूंदों से फैलते हैं। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक मनुष्य में जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और जो फफूंद होते हैं उनसे फैलते हैं। ये हवा, पानी और भोजन के द्वारा फैलते हैं। ये रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में भी फैल सकते हैं, मतलब एक मनुष्य में है तो दूसरा उसके संपर्क में आएगा तो उसे भी हो जाते हैं। इस तरह के जो रोग होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, तपेदिक, हैजा आदि। और असंक्रामक रोग वह रोग होता है जो किसी अंग की खराबी से, यानी भोजन के अभाव से हो जाते हैं, खनिज के अभाव से होते हैं, या फिर किसी चीज़ की एलर्जी हो सकती है, जैसे हार्ट अटैक, स्कर्वी, कैंसर और भी जो बीमारियां हैं, ये असंक्रामक रोग है। कोई अंग खराब हो गया भोजन के अभाव, या शरीर में जो खनिजों की कमी हो जाती है, या एलर्जी जो हो जाती है, इस तरह से ये बीमारियां फैलती हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। आगे है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? ये रोग जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। ये रोग जैसे इसमें काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, कुष्ठ रोग, टिटनेस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, हैजा, ये जीवाणु द्वारा फैलते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि जीवाणु जनित रोग क्या है, इस तरह से दे देते हैं ग्रुप में। प्लेग जो है वो चूहों के द्वारा फैलता है और इस बीमारी को काली मौत भी कहते हैं। किसको काली मौत कहा जाता है? प्लेग को। और किससे फैलता है? ये चूहों से। हैजा जो है वो मक्खी या दूषित जल और खाने से फैलता है। इसमें उल्टी, दस्त लग जाते हैं बीमार व्यक्ति को। टाइफाइड जो है वो दूषित जल और खाने से फैलता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस जैसी जो बीमारियों को दूर करने के लिए टीकाकरण किया जाता है, यानी टीका लगाया जाता है, जिसे डीपी टीका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, डीपी टीका कब लगता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए। तपेदिक क्या है? तपेदिक जो बीमारी है वो हमारे फेफड़े इसमें प्रभावित होते हैं। इस बीमारी को शॉर्ट में टीबी कहा जाता है और इस बीमारी को दूर करने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, बीसीजी का टीका टीबी की बीमारी को दूर करने के लिए लगाया जाता है, जिसे तपेदिक कहा जाता है। ये थे जीवाणु जनित रोग।
नेक्स्ट है विषाणु जनित रोग, यानी विषाणुओं से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो विषाणुओं से जो रोग फैलते हैं उन्हें विषाणु जनित रोग कहते हैं। इसमें है पीलिया, छोटी माता, चेचक, एड्स, फ्लू, खसरा, रेबीज, गलसुआ यानी जो गले में हो जाता है, डेंगू, पोलियो और चिकुनगुनिया। ये किससे फैलते हैं? विषाणुओं के द्वारा। पीलिया जो है वो दूषित जल से भी फैलता है, इसमें हमारा जो शरीर है वो पीला पड़ जाता है। और पोलियो भी दूषित जल और भोजन से फैलता है। रेबीज जो है वो जानवरों जैसे कुत्ता, घोड़ा, बंदर आदि के काटने से फैलता है। ये कौन से रोग हैं? विषाणु जनित रोग। क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कि ये रोग किसके द्वारा, कौन से रोग हैं, जीवाणुओं से फैलने वाले या विषाणुओं से फैलने वाले, इस तरह से उसमें ग्रुप में दे देते हैं और वहाँ से पूछते हैं। तो ये थे विषाणु जनित रोग। इसमें डेंगू जो मच्छरों के काटने से फैलता है, गलसुआ जो कान के और जो फूल जाता है, मतलब सूजन जैसी आ जाती है, इस तरह के रोग को गलसुआ कहा जाता है। नेक्स्ट है ये देखो, यहाँ पे मैंने भी बताया डेंगू और चिकुनगुनिया जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यहाँ पे नेम भी पूछ लेते हैं। गलसुआ जो कनफेड़ में जो कानों के नीचे सूजन आ जाती है। और चेचक और पोलियो नामक बीमारी जो है वो क्या है, भारत से जो चेचक और पोलियो नामक बीमारी है वो दूर हो चुकी है काफ़ी। इसके लिए टीकाकरण और पोलियो के ड्रॉप वगैरह पिलाए गए थे, तो ये मोस्टली दूर हो चुकी है ये बीमारी। पोलियो को पूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो कार्यक्रम की जो शुरुआत की थी। उल्लेखनीय है कि ये कार्यक्रम अभी संचालित है, अभी भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। ये 0 से 5 वर्ष की आयु के, यानी जो जन्म अभी बच्चे ने लिया है उससे लेके 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ जनित रोग। ये कौन से रोग हैं? ये रोग प्रोटोजोआ से फैलते हैं। ये रोग इसमें पेचिस, मलेरिया और पायरिया ये होते हैं। पेचिस जो है वो मक्खियों के द्वारा फैलते हैं, इसमें पतले दस्त होते हैं और इसके साथ खून भी आता है। पायरिया जो एक दांतों की बीमारी है, दांतों में पायरिया लग जाता है, इसमें ब्लड आता है दांतों से या उसमें पानी वगैरह लगता है ठंडा गर्म खाने से, वो पायरिया होता है। मलेरिया क्या है? वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। काफ़ी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये मलेरिया से कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? वो मादा एनाफ्लीज मच्छर से। और इसमें क्या होता है, कपकपी के साथ बुखार आता है, मतलब काफ़ी ठंड लगती है जब फीवर आता है। और इसकी जो दवा है वो कोनैन जो दवा है वो सिनकोना जो पेड़ होता है उसकी छाल से बनाई जाती है। हमने एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। और मच्छरों को दूर करने के लिए तालाबों में मछलियाँ पाली जाती हैं। रोनाल्ड रॉस ने ये खोज की थी कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। जो मच्छरों को दूर करने के लिए तालाब वगैरह हैं उसमें मछलियाँ पाली जाती हैं ताकि वो मच्छर के जो अंडे हैं वो ख़त्म हो सके। या लोग वहाँ पे मिट्टी का तेल वगैरह भी डालते हैं और भी दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। और जो रोनाल्ड रॉस थे उन्होंने ये खोज की थी कि जो मलेरिया है वो एनाफ्लीज यानी मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। सॉरी। नेक्स्ट है कवक यानी फफूंद जनित रोग। ये कौन से हैं? ये रोग हैं दाद, खाज, अस्थमा। अस्थमा जो क्या है वो एक सांस की बीमारी है, इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है मरीज को। नेक्स्ट है विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग। ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है कि विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन्स जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? A, B, C, D, E, K। विटामिन बी और सी क्या है, पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है विटामिन ए। इसकी जो कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी होता है। इसमें क्या होता है कि कम रोशनी, मतलब बहुत कम दिखाई देता है। और इसके स्रोत क्या है? वो है दूध, अंडा, मछली, पपीता, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। इनको खाने से विटामिन ए की पूर्ति होती है। विटामिन B1 क्या है? इसकी जो कमी से रोग होता है वो वेरी होता है, यानी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाना और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसके लक्षण इस तरह के। और ये स्रोत है इसका यकृत, यानी जो मीट वगैरह खाते हैं उसमें यकृत होता है, जो मटन चिकन जो खाते हैं। संतरा, अंडा, खमीर, मूंगफली, बिना पॉलिश की हुई दालें, इससे विटामिन B1 की पूर्ति होती है। विटामिन सी, ये पकाने से विटामिन नष्ट हो जाता है। इसे जब पकाया जाता है तो ये विटामिन जो क्या है वो नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है।
इसकी कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी यानी जो मसूड़ों में खून का आना, और इसके क्या होता है कि जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो जोड़ों और मांसपेशियाँ जो होती है उनमें दर्द होने लगता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है, ये घाव भरने में समय लगता है, यानी विटामिन सी की इसमें कमी हो जाती है तो वहाँ पे घाव भरने में थोड़ा सा समय लगता है। नेक्स्ट है, इसके जो स्रोत हैं वो है खट्टे रसीले फल, संतरा, नींबू, मौसमी, हरी मिर्च, अमरूद, आंवला आदि। विटामिन डी है जिसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेटस मोस्टली बच्चों में पाया जाता है। इसमें क्या होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। इसके जो स्रोत हैं वो है सूरज की रोशनी, मछली का तेल, दूध और अंडा। विटामिन के, ये क्या है, ये इसकी कमी से जो रोग होता है वो रक्त का थक्का नहीं जमना, यानी रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है ब्लड में। जैसे कभी कभी कटता है तो उसके बाद जो हमारा खून है वो तभी बहना बंद होता है जब रक्त का थक्का वहाँ जम जाता है। लेकिन विटामिन के की जिसमें कमी हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसमें दिया भी है कि काटने के बाद खून जल्दी से रुकता है, ये उसमें सहयोग करता है कौन, विटामिन के। इसके जो स्रोत हैं वो है अंकुरित अनाज, गोभी, ब्रोकली, पालक, बंद गोभी। इनकी पूर्ति मतलब इससे होती है। जो अंकुरित अनाज है, गोभी है, ब्रोकली है, पालक है, बंद गोभी है, इसमें ये पाया जाता है विटामिन के। नेक्स्ट है खनिजों की कमी से होने वाले रोग। ये तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग थे। नेक्स्ट खनिजों की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। लौह यानी जिसे आयरन कहा जाता है, लौह की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इससे एनीमिया हो जाता है। हमारे शरीर में जो सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 12 से 15 GMDL तक होनी चाहिए। इससे जब कम होने लगता है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और ज़्यादा कम हो जाता है तो एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। एनीमिया को दूर करने के लिए हरे पत्ता सब्जियां, पालक, आंवला, गुड़ व फल और सब्जी जो कटने के बाद काले पड़ने लगते हैं, सेब, केला, आलू खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो आयरन है वो पालक, गुड़ और आंवला में पाया जाता है। जो कटने के बाद जो फल हैं जो काले काले होने लगते हैं उनमें आयरन पाया जाता है। आयोडीन की कमी से जो होता है वो घेंगा रोग यानी जिसमें गला फूल जाता है। और आयोडीन हमें मुख्य रूप से कहाँ से मिलता है, समुद्री जीव जंतुओं से। और आजकल जो है वो आयोडीन किस में मिल रहा है, हमें नमक के साथ भी आयोडीन आता है। कैल्शियम की कमी से हमारी जो हड्डियां हैं और दांत हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और कैल्शियम हमें दूध, अंडा, हरे पत्तेदार सब्जियों आदि से मिलता है। नेक्स्ट है फास्फोरस, ये हमारी हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी होता है। ये भी हमें दूध, केला, हरी मिर्च आदि से मिलता है। भोजन पकाते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी सब्जियां जो हैं वो काटने के बाद नहीं हमें धोनी चाहिए। यहाँ पे होनी चाहिए नहीं होगा, यहाँ पे होगा नहीं धोनी चाहिए, बल्कि उन्हें काटने से पहले साफ़ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, ताकि जो जल में घुलनशील पोषक तत्व हैं वो व्यर्थ ना हो। ये हमें ध्यान देना चाहिए खाना पकाते समय। दाल चावल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के उसे साफ़ नहीं करना चाहिए। खाने को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए और सदैव खाना ढककर पकाना चाहिए। खाना पकाते समय उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। ये इससे क्या होता है, पोषक तत्व जो है खाने में वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से ये थोड़ी सी जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उसमें खाना पकाते टाइम वो ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है कचरा। कचरा क्या है, बीमारियों की जड़ यानी गंदगी, इससे भी बीमारियां फैलती हैं, जिसे बीमारियों की जड़ कहा जाता है। हमें जो ज़्यादातर बीमारियां हैं वो गंदगी की वजह से होती हैं। और गंदगी फैलती है कचरे से। जब हम जो कचरा है वो इधर उधर सड़क पर, बसों में, रेलगाड़ियों आदि गलियों में फेंक देते हैं, तब गंदगी फैल जाती है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। इसलिए हमें जो कचरा है वो इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसे हमेशा कूड़ेदान में, जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है वहाँ पे फेंकना चाहिए। कचरा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, जैव निम्नीकरण और
अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण में आपके आते हैं फल सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, कागज़, पत्तियाँ। इससे क्या होता है, जो जैव निम्नीकरण कचरा है, ये कचरा है जो कंपोस्ट खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसको खाद को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है और फसल अच्छी होती है, इसलिए इसे कंपोस्ट जो खाद है, वानस्पतिक खाद जिसे कहा जाता है, वो तैयार की जाती है। किससे? जैव निम्नीकरण कचरे में। इसका गड्ढे में इसके जो छिलके हैं फल सब्जियों के, उसे दबा दिया जाता है और ये पूरी तरह से गल जाते हैं, तो वो मिट्टी में उसे मिला दिया जाता है, इससे खाद का काम करते हैं। नेक्स्ट है अनिम्नीकरणीय जैव अनिम्नीकरणीय। ये क्या होता है, इसमें पॉलीथीन की जो पॉलीथीन है, थैली है, कांच के टुकड़े हैं, प्लास्टिक के टुकड़े हैं, वह इसमें आते हैं। तो ये क्या है कि ये जो जैव अनिम्नीकरणीय, ये अनुपयोगी होता है। इसको क्या कहते हैं, शहर के बाहर जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं वहाँ पे डाल दिया जाता है। जो क्षेत्र जहाँ इसकी पटान यानी भराव जो किया जाता है जगह का, कहते हैं उसे भराव करना है गड्ढे, उसमें डाल दिया जाता है। उसके ऊपर से मिट्टी की परत से उसे ढक दिया जाता है, क्योंकि ये गलते नहीं है, जो प्लास्टिक वगैरह है वो गलती नहीं है। और उसके ऊपर से पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, पार्क वगैरह बना दिया जाता है। इस तरह से वातावरण को साफ स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। तो जो कचरा है तो दो प्रकार का होता है, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण से कंपोस्ट खाद बनाई जाती है जो फसल के लिए अच्छी होती है। अभी हमने इसे बताया है यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में। कचरा कम करने के उपाय, पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों का कम प्रयोग करें, क्योंकि गलती नहीं है, इसलिए इस तरह से ही मिट्टी में दबा दिया जाता है। इनके स्थान पर जो कागज़ और कपड़े की थैलियों का यूज किया जा सकता है। प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे बोतल, थैलियाँ आदि का अपना प्रयोग जो किया जा रहा है उसका कम से कम प्रयोग करें। जहाँ तक संभव हो तो हमें कपड़े के थैलियों का यूज करना चाहिए। सॉरी। कागज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कांच, प्लास्टिक आदि को पुनः चक्र करके चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैव निम्नीकरण जो कचरे का प्रयोग है वो वास्तविक खाद बनाने के लिए करना चाहिए, जो अभी बताया हमने, जो मिट्टी के लिए उपयोगी होती है, यानी कंपोस्ट, वानस्पतिक खाद जिसके लिए बनाई जाती है। वास्तविक खाद नहीं होगा यहाँ पे, वानस्पतिक खाद होगा, उसके लिए यूज करना चाहिए। और यहाँ पे कचरा दूर करने के लिए हम 3 R का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से? रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, यानी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। 3 R का मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि 3R जो इसका मीन्स क्या है, तो रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। हिंदी में बोलें तो कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले जो है हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य है, और उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले किया गया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो प्लास्टिक की थैली है उनका पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान, एक नई शुरुआत। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो पूरे भारत को साफ व स्वच्छ बनाना है। और इस अभियान की जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पे वर्तमान प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया। ये जिनका जो जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर, तो 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें ये फिर से शुरू किया गया, क्योंकि गांधी जी ने पहले ही इसकी शुरुआत कर दी थी स्वच्छ भारत अभियान की, तो ये फिर उसके बाद किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। तो 150वें जन्मदिन पे 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री ने इसका फिर से पूरे भारत को साफ व स्वच्छ बनाने के लिए इसका ये अभियान फिर से स्टार्ट किया। और इसी अभियान का जो नारा था वो था, ना गंदगी करेंगे और ना करने देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बीमारियों से रिलेटेड और किन खनिजों की वजह से कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी टेट में और टेट में। तो कैसे लगी आपको मेरी ये क्लास, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।